जिन घरों में कल तक चहल पहल थी, आज वहां मातम पसरा है। देखते ही देखते कई परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। अब बचे हैं तो सिर्फ उन महिलाओं की चीख पुकार जिनकी मांग और गोद दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गए। महज 48 घंटे के भीतर कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। आंखों में आंसू, बेसहारा परिवार और छूटा अपनों का साथ, बस यही कहानी रह गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश जहर का कहर। जो यहाँ महाराष्ट्र में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। इस जहर ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, माओं की गोद उजाड़ दी और कुछ परिवारों को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। दरअसल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिंपरी चिंचवड़ के दापोड़ी और फुगेवाड़ी इलाके में 8 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि पुणे के काले पड़ इलाके में 3 और हड़पसर इलाके में 2 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब लोगों की मौत के बाद प्रशासन की भी नींद टूटी है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े और कर्नल सिंह विरखा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम फडणवीस ने मामले की तह तक जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस मामले में अभी तक 8 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे इकोसिस्टम का पता चल चुका है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आबकारी विभाग और पुलिस की टीमों ने 3 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है। शुरुआती जांच के अनुसार अवैध रूप से तैयार की गई शराब में अत्यधिक नशा पैदा करने के लिए स्पिरिट और घातक रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि जहरीली शराब आरोपी योगेश वानखेड़े ने इसको तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक योगेश लंबे समय से अवैध शराब बनाने और बेचने का काम किया करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज कर रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक मेथनॉल जैसी रसायन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस और प्रशासन अब कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर मौत के इस कारोबार पर लगाम समय रहते क्यों नहीं लगाई गई। फुगेवाड़ी और दापोड़ी के निवासियों में अवैध हाथ बट्टी और अवैध देशी शराब के अड्डों को लेकर भारी आक्रोश है। तुम्हारे इसमें रिश्तेदार से क्या कहना? बाबा शेख हमारा भाई था, चचेरा भाई। अब वो बाबा शेख हमेशा पीता था। हमको लगे कि हमेशा पीता है, इसके लिए दिक्कत हो रही है कुछ, बोल के हम हॉस्पिटल लेके गए 26 तारीख को शाम को। तो पहले हम लोग एक नर्सिंग हॉस्पिटल के उधर लेके गए, उन्होंने पकड़ा नहीं, बोले नहीं तुम पहले वाईसीएम लेके जाओ। हम वाईसीएम लेके जाने के बाद पता चला उनको पसीना बहुत आ रहा था और बाद में पता चला कि उन्होंने दारू बहुत ज्यादा पिए। फिर दारू निकाली पेट में से, तकरीबन मुंह से फेस आ रहा था। फिर हमको लगा ठीक हो जाएगा। सवेरे मालूम पड़ा कि 11 बजे की उनको डेथ करा दिया। तो हमको तब तक पता नहीं चला कि दारू की वजह से हो गया, मगर दूसरे दिन उनका दोस्त अकबर शेख, सेम उनको भी वैसा इशू हुआ। तो फिर हमारा थोड़ा शक बढ़ गया। फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ते गई, तकरीबन अभी 12 से 13 लोग हो चुके हैं। तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि नहीं क्या ऐसे अवैध धंधे जो कर रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो इस पे कुछ कार्रवाई हो। और जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके इनका डेथ हो, जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं, जिनकी शादी भी नहीं, उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ आर्थिक मदद या कुछ करे या उनके फैमिली के लिए कुछ करे, या दरखास्त है बस प्रशासन से। पुणे शहर में अभी तक 4 सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन इस प्रकार की बातें सामने आई थी। इनकी पोस्टमार्टम्स हो गई हैं, विसेरा प्रिजर्व की गई है और विसेरास को हमने RFSL के पास भेजा है। विसेरा की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिर भी जो एक एडजॉइनिंग पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद भले ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष इस घटना को कानून व्यवस्था की नाकामी करार दे रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे अवैध भट्टियां और शराब तस्करी का धंधा फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था रही नहीं। अभी अजित दादा जो बड़े नेता है उनको न्याय नहीं दे पा रहे, बच्ची को न्याय नहीं दे पा रहे, कॉमन मैन को न्याय नहीं दे पा रहे। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग इतने बड़े लेवल तक वहाँ पे चालू है। ये जो शराब थी, खराब क्वालिटी की शराब थी,
वो ओपनली पुलिस के सपोर्ट से वहाँ पे बेची जा रही थी। अभी उसमें से 8 जन की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मौत हुई। जब ये चर्चा में विषय आया तब कुछ पुलिस अधिकारी वहाँ पे बोले कि नहीं हार्ट अटैक से मरे। मतलब दारू पीने के बाद 8 ही लोगों को एक साथ वहाँ पे हार्ट अटैक आया। मतलब कहीं ना कहीं तो भी ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वीआईपी सपोर्ट के लिए, ये वीआईपी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे है। उसी के साथ पूना ये जो शहर है वहाँ पे दिन में वहाँ पे हथियार लेके या एक्स लेके वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। तो ये पुणे पहले वाला पुणे रहा नहीं। ये पुणे कहाँ ना कहाँ तो भी बिहार जैसा हो गया है, महाराष्ट्र बिहार जैसा हो गया, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। देखो ये सीआईडी जो डिपार्टमेंट है पहले बहुत फेमस था। ऐसे कहा जाता है कि जो यूरोप में अलग अलग जो पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं उससे अच्छा अगर डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इंटरपोल या उससे भी, तो ये सीआईडी महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है। वो कब की बात है, जब कांग्रेस का सत्ता था या कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार तब थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिसमें 15 दिन में उन्होंने वहां पे रिपोर्ट देके चार्जशीट की है। लेकिन अभी दादा के केस में लास्ट 4 महीनों से हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, हम कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन आज मतलब लास्ट टाइम तो हम जब आए थे तब क्रिकेट खेलने के लिए ये सब अधिकारी गए थे। अभी हम आज जब आए तब हमको उत्तर देते और एक तो वो अधिकारी हमारे ऊपर गुस्सा हुए। हमने उनको डायरेक्ट एक प्रश्न किया जो शायद उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके एफिशिएंसी पे प्रश्न था। उन्होंने कहा कि ऐसा आप बात नहीं कर सकते। मैं बोला फिर बात करके फायदा क्या, हम निकल आए वहां से। अभी देखो सीआईडी जो चैनल पे जो एक सीरियल थी वो सीरियल में भी अच्छी है। अभी इस सीआईडी में कुछ रहा नहीं, ऐसे हमारा कहना है। आज सुबह लॉक लेके हम आए थे। अभी शायद कल जब आएंगे, परसों जब आएंगे, मोदी साहब ने कहा है जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, यूजलेस डिपार्टमेंट है, वो बंद करो या खर्चा कम करो। तो हमारा कहना है सबसे यूजलेस डिपार्टमेंट आज कौन सा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये हमको कहना पड़ रहा है कि ये सीआईडी डिपार्टमेंट है। बंद कर दो सीआईडी डिपार्टमेंट, कोई भी कुछ तपास वहां पे नहीं जा रहा। अभी मैं सत्ताधारी में रहने वाले लोगों को इतना ही बोल रहा हूं, ये जो फोटो है ये फोटो याद रखना। केंद्र के कुछ नेता, महाराष्ट्र के कुछ नेता, इसके पूरे फोटो मेरे पास है, लेकिन ये फोटो आज तक मैंने बाहर नहीं निकाले। मेरी विनती है मुझे ये फोटो बाहर भी नहीं निकालने। ये जो गमछा है, ये गमछा जिसने पहना था, सफेद कपड़े पे पहना था, ब्लैक कपड़े पे पहना था, अच्छे सूट पे पहना था, शेरवानी पे पहना था, ये सब हमारे पास है। ये फोटो हम निकालना नहीं चाहते। हमारी विनती इतनी है, एक तो ये तपास या इन्वेस्टिगेशन आप सीबीआई को जल्द से जल्द दो। एआईबी को हमको बोलना है, एविएशन मंत्री को हमको कहना है, आपका दोस्त वीके सिंह है, हम जानते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई आपको लेनी पड़ेगी। उसी के साथ मेरा और एक कहना है, ये आरटीआई के अंतर्गत हमने कुछ विषय आरटीआई के अंतर्गत कार्यकर्ता के माध्यम से ये यहाँ पे आरटीआई दिया है, लेकिन ये आरटीआई को हमको जो उत्तर आए ये हमको मालूम नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट है। अभी हमने अगर डीजीसीआई को पूछा एआईबी का क्या चल रहा है, डीजीसीआई बोल रहे हमको क्या मालूम। अरे बाबा, डीजीसीआई को बोलना है, तू तो बाप है ना, तू प्रमुख डिपार्टमेंट है, तेरे अंदर एआईबी आता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए ये मेरे कार्यकर्ता ने वहां पे ये आरटीआई किए थे, अभी मैं मेरे नाम पे करूंगा। तो मेरे नाम पे करने के बाद सीरियसली इस देश में मीडिया को तो दबाया जा रहा है, लेकिन आरटीआई को भी दबाया जा रहा है कि नहीं हम सिद्ध कर पाएंगे। और इसी के साथ एक सिस्टम है जो सरकार में है, जो पावर में है, जो आरटीआई के माध्यम से भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो अभी आगे जाके हम पूछेंगे। अभी देखते हैं सिस्टम इस हमारे आरटीआई को क्या उत्तर देती है। 21 दिन में उत्तर आना चाहिए, 21 दिन में नहीं आया तो वैसे भी हर महीने हम सीआईडी ऑफिस वहां पे आते हैं, तो अगले 28 तारीख को हम सीआईडी ऑफिस आएंगे, वापस एक बार मांग करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि इस ऑफिस पर आने की हमको नौबत न आए। जो सीएम साहब है उन्हें हमने शब्द दिया था, अमित शाह साहब के साथ हम जाएंगे, बैठेंगे और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाएगा। अपेक्षा करते हैं हमको दिल्ली जाने की वहां पे संधि मिलेगी सीबीआई के सामने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से जो खबरें आ रही हैं कि जहरीली शराब पीने से कुछ 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य अभी इससे घायल हैं, बीमार हो गए हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र में जंगल राज कितना हावी हो गया है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधी धड़ल्ले से शराब बना रहे हैं और उस शराब को बेच रहे हैं।
हमेशा खबरें आती हैं कि पुणे से, पिंपरी से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, शराब के माफिया पकड़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार की जो है आंख नहीं खुल रही है कि वहाँ इतना ज़्यादा अपराधीकरण हो गया है इन कुछ वर्षों में कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले खबरें आती थी कि कहीं किसी अन्य राज्य से जहरीली शराब पीते हुए लोग पकड़े जाते थे तो लोग चिंता व्यक्त करते थे। अब महाराष्ट्र जैसे एक विकसित राज्य जिसका अपना एक खुद का एक इतिहास है, एक संस्कृति है, अगर ऐसे राज्य में भी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। एक तरफ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, उनके पास सही उनके मूल्य नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जहरीली शराब बनाने वाले माफिया हैं ये खुलेआम शराब बनाकर परोस रहे हैं और पुलिस नाम का कोई डर नहीं है। तो हम यही चाहते हैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि आप गृह मंत्री भी हैं, आप ही मुख्यमंत्री भी हैं, कब जागेंगे आप? कब आपकी सरकार सावधान होगी? कब मासूमों की जान बचेगी? आज हमारे देश में, राज्य में मासूम जगह जगह मारे जा रहे हैं, उनकी एक प्रकार से ये मौत नहीं, हम कहेंगे हत्या हो रही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन कारण है? जब कोई घटना घट जाती है तब देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं, तब उसकी जांच बिठाई जाती है, तब उसमें बहुत सारे धरपकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी तक आप क्यों रुकते हैं? उनको सज़ा कब मिलेगी? कोई आए आम पुणे से देखा गया कि कोई पोर्से गाड़ी से किसी को, दो मासूम को कुचल देता है, जब उसकी जमानत होती है तो नाचता है, गाता है। पुलिस स्टेशन में अपराधियों को पिज्ज़ा और बर्गर सप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या गारंटी ये कितना दिन जेल में रहेंगे, जमानत पे बाहर घूमेंगे, फिर शराब बनाएंगे, फिर ड्रग्स बेचेंगे, फिर तस्करी करेंगे। ये दिखाता है कि कानून नाम की कोई चीज़ अब महाराष्ट्र में नहीं बची है, कानून का भय अपराधियों में नहीं है। पुरानी सरकारों से कम इस सरकार को सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र की छवि बहुत प्रेम और सौहार्दपूर्ण वाली राज्य की छवि रही है। ऐसे में इस राज्य को कौन वो अपराधी दूषित कर रहा है जिसको ये लोग धरपकड़ नहीं कर पा रहे हैं? विरोधियों को तो ईडी और सीबीआई से पकड़ लिया जाता है, तुरंत एसआईटी बिछा के उनके छानबीन होती है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए समय सरकार के पास नहीं है। तो देवेंद्र जी, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप भी गृह मंत्री हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, कम से कम आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, उनकी जमानत न होने पाए, ऐसा कड़ा साहस आपको लेना होगा। हर समय चाहे नीट के एग्ज़ाम की गड़बड़ियां हो तो उसके पेपर फोड़ने वाले महाराष्ट्र से पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद और भी बहुत सारे अपराधी हैं, चाहे गोलीबार हो, चाहे खुलेआम कोयता गैंग हो। ये पुणे और पिंपरी चिंचवड़ और नासिक ये तो इतने बदनाम हो रहे हैं कि हम आपसे क्या कहें, जबकि ये ऐसे ज़िले रहे हैं जिनकी अपनी एक संस्कृति रही है, अपना एक प्रेम और भावना का, सद्भावना का एक शहर रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि रोज अपराधीकरण महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक ही गूंज हो रही है कि महाराष्ट्र में अपराधीकरण बढ़ गया है, और इसके पीछे कहीं न कहीं कमज़ोर लॉ एंड ऑर्डर है, खराब नियमावली है, और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन पर ध्यान गृह मंत्री जी का नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दें कि अवैध शराब की लागत कम करने के लिए इसमें अक्सर मिथाइल अल्कोहल जैसे जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं, और यहाँ भी यही हुआ। जहरीली शराब अक्सर तब बनती है जब गुड़ या शीरे से कच्ची शराब बनाने के दौरान उसे अधिक नशीला बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन, यूरिया और मेथनॉल जैसे रसायन मिलाए जाते हैं। मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब का मुख्य घातक तत्व है। ये शरीर में जाते ही अंगों को काम करने से रोक देता है, जिससे लोगों की मौके पर ही मौत तक हो जाती है। जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी जाना, हार्ट और लीवर का काम बंद कर देना और कुछ ही घंटों में मृत्यु होना आम बात है। कुल मिलाकर एक तरफ जहरीली शराब पीने से मचा मातम है तो दूसरी तरफ सियासत। भले ही अब जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन सच यही है कि सिस्टम की लापरवाही और नाकामी की वजह से मौत ने तांडव किया है। दरअसल यदि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगा दी जाए तो जहरीली शराब अपने आप ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है, और इसकी वजह है करप्शन। ये जहरीली शराब इस तरह भी नहीं बनती कि इस पर किसी की नजर न पड़े, लेकिन जब रिश्वत ही नजरें कमजोर कर दे तो फिर वहां कुछ कहां दिखाई देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।